आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विथ यूनिट 2, सो वही से सॉरी यूनिट 3, सो वही सेम करेंगे। सो अब हम लोगों ने बेसिक डोमेन एंड डोमेन रजिस्ट्रार होता है एंड उसके साथ में डोमेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रेडमार्क। ये सारे डिटेल्स बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको टॉपिक जो दिया है बहुत सिंपल है, मेटा टैगिंग, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, मेटा टैगिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ वेबसाइट ओनर places certain words on his website so that the सर्च इंजन जो है वो जब सर्च होंगे तो वो सेम यहाँ पे भी वो वर्ड्स को ढूंढने आएगा। ये हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। पता है कि अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आईपीआर और साइबर लॉ के रिलेटेड सिर्फ बेसिक कंसेप्ट या नोट्स है या नहीं भी है तो भी मैंने वो वर्ड्स ऐड करके रखे, या फिर मैंने सपोज मिठी बाई कीवर्ड ऐड करके रखा है यहाँ पे, मैंने दूसरा कोई बड़े कॉलेजेस के नाम ऐड करके रखे हैं, तो उससे क्या होगा कि जब बाकी सब लोग अगर वो कॉलेज का नाम सर्च करेंगे ना तो भी मेरा वेबसाइट विजिबल होगा। सो उससे मेनली हम लोग अगर देखेंगे तो अननेसेसरीली आपका वेबसाइट जो है वो सर्च रिजल्ट में पहले आएगा, तो ज़्यादातर लोग जो है आपके वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। अब अगर वो नंबर ऑफ़ व्यूअर्स विजिटर्स अगर बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा एड्स गूगल के साइड से वहाँ पे आना चालू हो जाएंगे, है ना। ये सारे बेनिफिट्स होंगे। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, प्ले बॉय एंटरप्राइज वर्सेस नेटस्केप कम्युनिकेशन, इनका भी ये सेम इशू हुआ था जहाँ पे नेटस्केप ने क्या बोला है, नेटस्केप ये डिफेंडेंट है, याद रखो, बराबर है। सो हम लोग मोस्ट ऑफ केस में पहला जो नाम आता है इसने केस किया रहता है, दूसरा जो नाम आता है इसके ऊपर केस हुआ रहता है। तो अभी केस यहाँ पे हुआ है वो नेटस्केप के ऊपर हुआ है, और क्या बोल रहा है कि नेटस्केप ऑपरेटेड इन इंटरनेट सर्च इंजन, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कीइंग दैट अलाउड एडवर्टाइजर्स टू लिंक देयर एड्स टू अ स्पेसिफिक सर्च टर्म। मतलब यहाँ पे भी सेम होता था कि ये क्या करेगा, ये भी सर्च इंजन प्रोवाइड कर रहा था और वो भी सर्टन मेटा टैग्स जो है वो मेटा टैग्स जो है ना वो यहाँ पे हम लोग लिंक कर रहे थे बेसिकली। या सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटस्केप मेंटेन लिस्ट ऑफ टर्म्स टू बी लिंक्ड और की टू एड्स, तो कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट भी अगर आपको वहाँ पे अगर दिखेगा तो वो कौन से बेसिस पे दिखेगा, आप क्या वर्ड्स कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसके बेस के ऊपर वो सिमिलर टाइप के एड्स जो है वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तब दिखेगा। अब नेटस्केप ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो ट्रेडमार्क बराबर है बाय अ प्ले बॉय, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो ट्रेडमार्क के साइड से प्ले बॉय जो एंटरप्राइज है उसके लिए जो ट्रेडमार्क है वैसे सर्टन चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड करके रखे, जैसे प्ले बॉय प्लेमैट, जो मेनली टर्म्स जो है वो ये जो प्ले बॉय एंटरप्राइज है इसका ये ट्रेडमार्क है। अब यहाँ पे क्या बोला, नेटस्केप एडल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट लिंक द एड्स to many trademark terms. Now, if the user search for Playmate or Playboy, this ads would appear on the search result page. So instead of directly displaying this specific website जो Playboy Enterprise का है, वो क्या कर रहा है कि जब कभी अगर मैं ढूंढूंगा तो वो एडवर्टाइजमेंट पहले आ रहा है। जैसे आप देखो कि गूगल के ऊपर भी आज के टाइम पे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ ना तो पहले एडवर्टाइजमेंट्स आता है एंड उसके आपको बाकी के जो बाकी के जो वेब पेजेस है वो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे गूगल भी जो है ना वो सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है जो नेटस्केप वाला केस है। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ लाइक डोमेन
मुझे क्या चाहिए, डोमेन नेम रजिस्टर करना है। तो आप देखो जो एक्चुअली मैं कोई एक पेज पे जाऊंगा, उसके पहले यहाँ पे देखो ये ऐड आ रहा है, ये अगेन ऐड है, अगेन ये ऐड है, और उसके बाद में आपको जो एक्चुअल डोमेन रजिस्ट्रार्स है उनके पेजेस दिखेंगे। अब देखो GoDaddy का यहाँ पे पेज आ रहा है, लेकिन उसके पहले उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, गेटिंग। तो ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, देन दिस थिंग कम्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सर्च इंजन जो है ये उन्होंने कीवर्ड्स जो है वो एड्स के साथ में लिंक करके रखे हैं। तो जब कभी आप कोई एक कीवर्ड जब सर्च इंजन में ऐड करते हैं, तो फर्स्ट वो आपको लिंक पे लेके जाने के बदले पहला आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा है, और यही सेम केस है। ठीक है, अब हम लोग वापस अपने नोट्स पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपको वो सेम चीज़ दी है। अब प्लेबॉय एंटरप्राइज जो है इसने भी ये सेम केस किया है नेटस्केप के ऊपर। जैसे गूगल आपको कुछ आप सर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद में आपको वो सेम वेब पेज बताता है। तो आप देखो कि गूगल ने भी क्या किया है, वो GoDaddy जो है उसका एडवर्टाइजमेंट पहले आ रहा था, बाद में उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा था, गेटिंग। सो उसका मतलब क्या है कि आप गूगल गूगल जो है वो वेब पेज एडवर्टाइजमेंट पहले बता रहा है, लिंक पहले बता रहा है, और यहाँ पे वही केस है। सो क्या बोला है, इफ द यूजर सर्च फॉर प्ले बॉय दिस एड्स अडल्ट एड्स वुड अपीयर ऑन द सर्च पेज। बराबर है, क्योंकि ये प्ले बॉय एंटरप्राइज इटसेल्फ इज अ अडल्ट एंटरप्राइज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसके वो पहले आ रहा है। एंड इसके लिए प्ले बॉय ने क्या किया, डायरेक्टली केस फाइल किया नेटस्केप के ऊपर दैट कीन एड्स टू प्लेबॉय एंटरप्राइज ट्रेडमार्क टर्म इन्फ्रिंग्ड अपॉन अ डाइल्यूटेड मार्क। और उसके आगे क्या बोला है, प्लेबॉय ने क्या बोला, प्रेजेंस एंड एविडेंस दैट एड्स लिंक टू प्लेबॉयज मार्क व ऑफन ग्राफिक्स इन नेचर एंड वे कंफ्यूजिंगली लेबल्ड। Netscape argue, among other defense, that it made a normative use of Playboy Enterprise. The trial court granted a summary judgment in favor of Netscape. मतलब Netscape ने क्या बोला कि भाई मैं ऐसा कोई वेबसाइट्स नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे एडवर्टाइज जनरेट करता हूँ, और वो एडवर्टाइजमेंट में जो लिंक दिया रहता है वो अगेन वापस वही मीन जिसका वो कंटेंट रहता है उन्हीं के वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे अगर अभी यहाँ पे GoDaddy वाला हम लोगों ने देखा, तो अगर मैं वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक भी करूँगा तो वो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, GoDaddy पे ही लेके जाएगा। सो दैट इज द मेन टर्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला है, लेजिस्लेटिव एंड अदर इनोवेटिव मूव अगेंस्ट साइबर स्क्वाटिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था साइबर स्क्वाटर्स कौन रहता है, जो डोमेन नेम कोई दूसरे का डोमेन नेम जो है अपने नाम पे रजिस्टर कर लेंगे, एंड देन बाद में आपके पास से ज़्यादा अमाउंट मांगेंगे आपका बिजनेस बचाने के लिए। अगर आपको डोमेन की ज़रूरत है, देन यू सपोज टू पे मोर टू देम। तो यहाँ पे अभी देखो क्या बोला है, साइबर स्क्वाटिंग इज मेजर थ्रेट टू साइबर वर्ल्ड, सो लेजिस्लेटिव मेजर्स आर इनिशिएटेड बाय मेनी कंट्रीज। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है, नास्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस हैज रिकमेंडेड कॉपीराइट एक्ट शुड बी अमेंडेड टू इंक्लूड साइबर स्क्वाटिंग एज एन ऑफेंस। मतलब अगर मैं कोई किसी का एक डोमेन अगर मैं मॉडिफाई करके यूज़ कर रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था दालमिया .co.in, ये डोमेन अवेलेबल था, बराबर है, लेकिन दालमिया .ac.in जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। तो मतलब क्या हो गया कि कोई एक डोमेन मैं यहाँ पे अपने लिए रिजर्व रखने की ट्राई कर रहा हूँ, और इट माइट पॉसिबल कि वो टाइम पे मैं कुछ सिमिलर टाइप की कंटेंट अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे नास्कॉम क्या बोल रहा है कि हम लोग इसको कॉपीराइट वायलेशन भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यूएस में तो एंटी साइबर स्क्वाटिंग एक्ट अलग से बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग यही एक्ट के बेसिस के ऊपर जो है हम लोग डायरेक्ट केस फाइल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है
ये एंटी साइबर स्क्वाटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर मतलब आपने अगर डोमेन परचेज किया, यू आर द कंज्यूमर। तो जैसे हम लोग के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। वी हैव एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट passed in USA to amend Section 43 of trademark to prohibit bad faith registration of trafficking in the use of domain name. सो अगर आपने कोई एक डोमेन नेम जो आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्टिव मार्क है और कंफ्यूजिंगली सिमिलर है। कंफ्यूजिंगली सिमिलर का मतलब क्या है कि अब एप्पल है तो एप्पल का आइकन जो है उसमें वो बाइट किया हुआ एप्पल है, मैंने पूरा एप्पल रख दिया लेकिन वो दिखने में सेम ही है। तो बहुत बार आप देखो कि थोड़े बहुत लोग इतना ध्यान नहीं देंगे कि भाई फुल एप्पल दिख रहा है कि बाइट किया हुआ एप्पल दिख रहा है। सो कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क्स हो गए, तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वायलेशन। तो in this act, plaintiff can sue for a damage between 1,000 to 1 lakh per domain name। देखो यूएस में ना उतना बड़ा पेनल्टी मारते हैं, उतना बड़ा पेनल्टी भरना भी पड़ता है कभी कभी। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ना कि वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को डर लगता है, यहाँ पे इतना बड़ा पेनल्टी नहीं होता है और केस भी बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि किसी को पता भी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए हम लोग को जाना कहाँ। हम लोग के पास ऐसा कोई अलग से लॉ या एक्ट अभी तक यहाँ पे नहीं है। दैट इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे अब ये एक बात हो गया। दूसरी बात है कि अब डोमेन नेम्स ट्रेडमार्क से कंफ्यूजिंगली सिमिलर अगर कोई मैं मार्क यूज़ कर रहा हूँ और वो भी फ्रॉड के लिए, ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोग ये एक्ट के बेस के ऊपर उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक सेम चीज़ हुआ था, एल का एक फेक वेबसाइट बना था और उनके साइड से बहुत सारे लोगों को ईमेल गया था, ठीक है। तो वहाँ पे ईमेल में उनको मेंशन किया था कि बैंगलोर में आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हुआ है, आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना है एंड ये अकाउंट पे इतना अमाउंट पे कर दो, आपके फ़्लाइट टिकट्स और आपका जो इंटरव्यू का सीट्स है वो हम लोग बुक कर लेंगे एंड आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, यू विल गेट दिस एज अ रिफंड, बराबर है। डिपॉजिट हम लोग 10,000 मांग रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर कन्फर्म देयर फॉर द इंटरव्यू सीट्स। सो अब इतना जेन्युइनली लिखा था और जब हम लोग उसके वेबसाइट पे जाते हैं, ईमेल में ही नीचे जो लिंक दिया था, तो आपको पता चलेगा कि सेम एल टाइप का ही वेबसाइट बनाया था, डोमेन नेम भी काफ़ी सिमिलर रखा था। उनका जो ट्रेडमार्क था ओरिजिनल ट्रेडमार्क और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, जैसे ब्लैक एंड वाइट एंड कलर का, तो उससे आप ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे। रोज़ जो अगर उसके आइकन को या लोगों को देखते नहीं उनको पता नहीं चलेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो लोगों को पता नहीं है कि कंपनीज कभी भी इंटरव्यू के लिए पैसा नहीं मांगते, उनको भी नहीं पता। दे फील कि ओके एक्चुअल में कहीं से हम लोगों को ये डिटेल आया है तो हम लोग जाते हैं ऐड करते हैं वहाँ पे। तो ये सेम चीज़ हुआ, बहुत सारे लोगों ने पैसा भरा और बाद में जब इंटरव्यू कॉल नहीं आया, फ्लाइट टिकट्स नहीं आया, तो बहुत सारे लोग जो है वो एल को कंप्लेन कर रहे थे। न्यूज़ में आया था, ये एल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था। एंड उसके बाद अगर हम लोग उनको पकड़ते हैं तो वो क्या होगा, ट्रेडमार्क आपने मिसयूज़ किया वो तो होगा, डोमेन नेम आपने सिमिलर बनाया, कंफ्यूजिंगली सिमिलर, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रॉड किया, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आइकन का। आइकन क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स, कहीं तो फुल फॉर्म दिया रहेगा, याद रखो क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। नेम्स मतलब डोमेन नेम्स एंड नंबर्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी एड्रेस। सो कंट्री वाइज आपका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता है, ये हम लोगों को पता है। तो कंट्री टू कंट्री अलग अलग आईपी एड्रेस जो है उसके साथ में आपका अलग अलग डोमेन नेम्स लिंक करना है। तो उसके लिए एक पेरेंट बॉडी है जो ध्यान रखता है कि ये सेम काम जो है वो स्मूथली चलता रहे। और अगर मैं इंडिया से रजिस्टर करता हूँ तो मेरे डोमेन के साथ में इंडियन आईपी एड्रेस ही लिंक्ड होना चाहिए, फॉरेन कोई दूसरा आईपी एड्रेस लिंक नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग कि आप जब रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रार्स, जो डोमेन रजिस्ट्रार्स है, उनके क्या ड्यूटीज़ रहेंगे, उनके क्या रोल्स रहेंगे, वो रोल्स वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी ये सेम पेरेंट बॉडी ही ध्यान रखता है। डोमेन नेम्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई विदाउट मच डिटेल अगर किसी को पास ऑन कर रहा है, तो भी वो यहाँ से ध्यान रखेंगे। जो रजिस्ट्रार्स डोमेन इशू कर रहे हैं उनको अलग से उन्होंने इशू किए हुए डोमेन्स का डिटेल्स मेंटेन करना है, डेटाबेस बनाना है, जहाँ पे कौन सा डोमेन उन्होंने किसको कभी दिया था, कितने टाइम के लिए उनके पास था, अगर एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर वाले कैटेगरी में डालेंगे, अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो एक्टिव वाले में डालेंगे। बाकी के ये सारी चीज़ें जो है वो सब यहाँ पे आईकैन के रूल्स में मेंशन है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सपोज दालमिया कॉलेज का जो डोमेन है वो ये मंथ एक्सपायर हो रहा है या जनवरी में एक्सपायर हो गया, तो अब मेनली क्या होता है कि मैं सपोज या दालमिया कॉलेज सपोज अपना जो वेबसाइट का डोमेन है उसको रीन्यू करना भूल गया बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीजन्स। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने अगर पैसा भरा नहीं, ठीक है, और सडनली अगर आप वो डोमेन को अगर और कहीं पे किसी और को दे देते हो, हैंड ओवर कर देते हो, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो क्या होता है कि आपको आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस रहता है जहाँ से आपने वो डोमेन नेम अपने नाम पे रजिस्टर किया रहता है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि योर डोमेन इज अबाउट टू एक्सपायर, आपको कंटिन्यू रखना है तो यू सपोज टू पे द सेम अमाउंट ऑफ फीस। अगर आपने नहीं भरा, आपका जनवरी 31 जनवरी को सपोज वो डोमेन अगर एक्सपायर हो रहा था, तो अभी क्या होगा, डोमेन एक्सपायर हो जाएगा, वापस एक नोटिस आएगा कि योर डोमेन हैज बीन एक्सपायर्ड नाउ, इफ़ यू वांट टू अगेन रीएक्टिवेट द सेम, तो वो टाइम पे आपको लेट फीस, लेट चार्जेस जो रहेंगे, मतलब आपका डोमेन एक्सपायर हो गया ना, तो आपने जो उसके जो कंटिन्यू रखने के जो फीस थे वो नहीं भरे, तो आपको लेट फी और जो ओरिजिनल उसके बाकी और एक साल के लिए एक्सटेंड करने के जो चार्जेस है वो भरने पड़ेंगे। ये दो चीज़ हो गया। एंड अगर सपोज अगर मैं वो डोमेन रिन्यू नहीं कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे ईमेल आएगा और एक महीने के लिए वो जो डोमेन है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ये जो है दिस इज द कंपल्शन जो आईकैन ने मेंशन किया हुआ है सारे जो डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं उनके लिए, कि आपको जो डोमेन्स अगर एक्सपायर होते हैं या जो डोमेन कोई वापस अगर रिन्यू नहीं कर रहा है, जैसे मैंने क्या बोला, दालमिया कॉलेज का जो डोमेन है वो मैंने एक साल के लिए लिया था, बाद में अभी एक साल के बाद में मैं रजिस्टर वापस रिन्यू नहीं कर रहा हूँ मैं वो डोमेन को, तो वो डोमेन जो है अभी एक्सपायर कैटेगरी में चले जाएगा या डीएक्टिव, टेम्पररी डीएक्टिव कैटेगरी में जाएगा, और वहाँ पे वो एक महीने तक रहेगा। और एक महीने के बाद में उतने टाइम में अगर 4-5 लोगों ने अगर वो सेम डोमेन डिमांड किया है तो फिर वो डोमेन जो है वो ऑक्शन में जाएगा, ये पैटर्न फॉलो होगा। सो यहाँ पे देखो वही बोला है कौन से डोमेन्स जो रहेंगे। सो यहाँ पे आईकैन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 7 डोमेन एक्सटेंशन with innovative mechanism to reduce the threat of cyber squatting. The domains are .bizdev business के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, कोई प्रोडक्ट के लिए, किसी के नाम स्पेसिफिक आपको कोई एक वेबसाइट बनाना है, इंफॉर्मेटिक वेबसाइट इसे बनाना है, म्यूजियम के लिए बनाना है, तो ये सब अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग के पास अलग अलग डोमेन्स है। तो आप कौन से टाइप का कौन से टाइप का हम लोग बोलेंगे कि आप वेबसाइट स्टार्ट करें, वो टाइप के डोमेन्स हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। अगर एकेडमिक है तो आप देखो कि जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, उनके डोमेन्स जो है वो .ac.in वाले होते हैं, मतलब वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, द कंसेप्ट ऑफ सनराइज होल्डर इज टू इंट्रोड्यूस इन विच ट्रेडमार्क होल्डर आर अलाउड टू रजिस्टर द डोमेन नेम्स फॉर द फर्स्ट मंथ एंड आफ्टर दैट ओनली एक्सटेंशन फॉर जनरल पब्लिक वुड बी ओपन। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, स्टार्टिंग में हम लोग बताएंगे कि कौन से डोमेन रजिस्टर हुए और उनके पास कौन सा ट्रेडमार्क है जिनके ऊपर वो रजिस्टर हो रहा है। नाउ फॉर द एक्सटेंशन .biz they have introduced a unique IP address claim which
any trademark owner can file an IP claim for the trademark by giving a relevant registration particulars. तो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर मेरे नाम से कोई डोमेन, जैसे दालमिया कॉलेज का डोमेन है, तो अब दालमिया कॉलेज के पास कौन सा डोमेन है, dalmia.ac.in। अगर मैं dalmia.co.in जो अभी मेरे पास अवेलेबल है वो वाला अगर मैं ले लूँगा, तो क्या होगा, दालमिया कॉलेज सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रार्स है उनको एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है, कि ये जो डोमेन है ये डोमेन फेक है, या ये डोमेन जो है वो पायरेसी है या वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट है। सो जो रजिस्ट्रार है वो अपने साइड से कंफर्म करेगा एंड देन वो प्रोसेस चालू होता है, और बाद में अगर प्रूव होता है तो फिर वो डोमेन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आप देखो कि अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यूट्यूब पे या फेसबुक पे होता है तो हम लोग कैसे उसको नोटिफाई करते हैं, एंड देन फेसबुक एंड यूट्यूब के साइड से वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे प्रूव होता है तो वो डोमेन वो कंटेंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे होगा। If at the same time two or more application are filed, then registrar would pull in all the application and randomly select the registrar। ठीक है, सो यहाँ पे वो है रजिस्ट्रार जो बनते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन रहता है, बराबर है, जैसे GoDaddy जो है वो डोमेन रजिस्ट्रार है। आफ्टर दैट ओनली एन अग्रीव्ड पार्टी में रिजॉर्ट टू द प्रोसेस कॉल्ड स्टार्टअप ट्रेडमार्क अपोजिशन पॉलिसी, एंड वही यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, यूडीआरपी यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। नाम में से पता चल रहा है यूनिफॉर्म, एक स्टैटिक वे में सारे डोमेन्स जो भी आपके रहेंगे, इंटरनेशनल डोमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंट्री लेवल के नहीं। कंट्री लेवल पे अलग से ऐसे डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, मतलब अलग से ऐसे इसके सब पार्ट्स रहता है। ये इंटरनेशनल दो कंट्रीज़ के बीच में या दो कंट्रीज़ में दो अलग अलग कंपनीज काम कर रहे हैं, उनके बीच में अगर डोमेन को लेके डिस्प्यूट है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। और ये आइडिया जो है ये हम लोगों ने कहाँ से इनहेरिट किया है, विपो के पास से, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास से हम लोगों ने ये आइडिया इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपका डोमेन नेम डिस्प्यूट है, जैसे आप देखो कि फेसबुक या गूगल जो है वो US बेस्ड कंपनी है और रिलायंस जो है वो इंडियन बेस्ड कंपनी है। तो अब सपोज रिलायंस जियो जो है वो जियो और फेसबुक के बीच में अगर कुछ क्लैशेस होते हैं तो वो अपने डोमेन रिलेटेड क्लैशेस लेके ये UDRP के पास जाएंगे, ठीक है। ओके अब ये पूरा बुलवचन टॉपिक है, हम लोगों ने बहुत बार स्टार्टिंग से डिस्कस किया हुआ है। आपको इंटरनेट पे किसको फ्रीडम कितना देना है, और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी ध्यान रखना है कि किसी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो वायलेट ना हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दिस इज़ माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बराबर है, ये कोई मेरे परमिशन के बिना अगर यूज़ कर रहा है, सो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ माई कॉपीराइट। सो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं कोई एक वीडियो अगर बना के अगर उसको यूट्यूब पे अगर अपलोड कर रहा हूँ तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक मेरे कॉपीराइट्स आ जाते हैं, मुझे अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडमार्क पेटेंट होते हैं, पेटेंट समझते हैं, पेटेंट का मतलब क्या रहेगा, यूनिक ट्रेडमार्क्स जो होते हैं उसको पेटेंट बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द रिजिम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अप्लाइड टू साइबर वर्ल्ड। इंटरनेट के ऊपर आपको फ्रीडम होना चाहिए। इट अलाउज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेट यूजर्स जो है वो कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट ये सब में आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही डेटा सेंड, स्टोर, कॉपी कर सकते हैं जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना हो किसी का। अगर वो किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसको पूछे बिना वो सेम डेटा आप स्टोर या कॉपी या ट्रांसमिट किसी दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब उसके आगे क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड इंटरनेट इज नॉट जस्ट अनदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, एंड बिजनेस हैंस, ये छोड़ के भी हम लोग के पास आज के टाइम पे इंटरनेट का बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। सो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड एज इट डज इन द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में बोलते हैं कि आपका कोई एक यूनिक डिज़ाइन है, यूनिक आइडिया है जिसके बेस के ऊपर कोई एक कार बना है सपोज,
जैसे आप देख लो कि जो इलेक्ट्रिक कार है तो वो बहुत यूनिक कंसेप्ट है। पहले हम लोगों ने सिर्फ सुना था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में जिसने इन्वेंट किया है उसके पास उसका पेटेंट रहेगा। तो अब देखो उसने पूरा कार इन्वेंट नहीं किया है, कार तो सेम है, सिर्फ उसका इंजन जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। तो इस इट मीन्स कि वो पूरा जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पे आपके पास सीट रहेंगे, एसी रहेगा, ये वो 10 चीज़ें जो नॉर्मली सारे कार में मिलते हैं, उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा आपको। वो पूरा कार के अंदर जो उसका एक पार्ट है जो स्पेसिफिकली पेट्रोल डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिक बेसिस पे काम कर रहा है, उसके ऊपर पेटेंट मिलेगा। सो दैट इज द यूनिक डिजाइन, दैट इज द यूनिक पार्ट। तो आप देखो कि अभी वो जो प्रोडक्ट है, वो जो इलेक्ट्रिक इंजन है, वो अगर किसी दूसरे ने विदाउट परमिशन अगर यूज कर लिया, तो वो टाइम पे फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास जो राइट्स है वैसे ही राइट्स आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी दो। जहाँ पे अगर मेरे कोई इनोवेटिव आइडियाज़ है वो अगर कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर भी सेम वे में हम लोग केस फाइल कर सके। जैसे आप देखो कि अगर फेसबुक है, बहुत यूनिक कंसेप्ट के बेस के ऊपर उन्होंने वेबसाइट बनाया अपना, तो अब वो सेम यूनिक कंसेप्ट के बेस के ऊपर अगर कोई दूसरा भी सिमिलर टाइप का अगर फेसबुक लेके आता है, सो दैट इज द क्राइम, that is the violation of someone's intellectual property. Getting. So the number of internet users is raised in the current scenario. Internet बहुत ज़्यादा interaction का मोड है, और ये एक मार्केट है जिसमें आप देखो धीरे धीरे आपको और कंटेंट मिलते जाता है। जैसे वी कैन टेक एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में आप देखो कि अगर आप 6-7 ईयर्स पहले अगर आप देखोगे तो उतने कंटेंट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थे। बट आज के टाइम पे आप देखो कि इतने सारे कंटेंट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है फॉर BSc IT, फॉर अदर थिंग्स एज वेल, कि आपको अभी बहुत कुछ चीज़ें आप घर पे बैठ के खुद से सीख सकते हो। एंड इंटरनेट इज़ ग्रोइंग कमर्शियली, बराबर है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो उसको वायलेट होने के चांसेस भी आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला है, अ लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज अप्लाइड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपीराइट एक्ट है एक, तो इसको हम लोगों ने अमेंड किया है। अब ये देखो ये इंडिया का है, 1957 में बना था। एंड फिजिकल एंड साइबर वर्ल्ड दोनों के ऊपर कॉपीराइट्स अप्लाई होंगे, है ना, ये हम लोगों ने बाद में चेंजेस किए। एंड इन IT एक्ट 2000 सेक्शन 43B जो है, टेक केयर ऑफ द एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। सो इफ एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर और एनी अदर, जो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंचार्ज रहेगा, बराबर है, उसको पूछे बिना अगर आप कोई कॉपीज अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में या कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल मतलब कंप्यूटर होता है, या कोई भी एक डिवाइस जो इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज ए कंप्यूटर। तो ऐसा कोई भी डिवाइस में, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं, उसको छोड़ के आपने हैंडल डिवाइस में अगर कहीं पे अगर ऐसा कोई डेटा अगर यहाँ पे ऐड किया है, तो वो टाइम पे हम लोग उनको पनिश कर सकते हैं, और या फिर उनके ऊपर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं बेस्ड ऑन IT एक्ट का कॉपीराइट वायलेशन, सॉरी कॉपीराइट एक्ट 1999 अमेंडमेंट के बाद में। पहले जो बना था वो 1957 वाला था। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाउनलोड, कॉपी और एक्सट्रैक्ट एनी डेटा कंप्यूटर डेटाबेस। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर डेटाबेस की भी बात कर रहा है, मतलब डेटाबेस को ये कॉलेज का, बैंक का, वो डेटाबेस अगर आप बिना वो कॉलेज से या बैंक से पूछे अगर अपने कंप्यूटर पे उसका एक सेकेंड कॉपी बना रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। सो उसके लिए आपको क्या बोला है, जो भी अगर ऐसा वायलेशन करेगा, ही मे पे डैमेज बाय द वे ऑफ कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। सेक्शन 43B के अंदर मैक्सिमम कंपेंसेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो कितना है, 1 करोड़ है, सेक्शन 43B। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट एंड मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होगा, बहुत सिंपल है, कॉपीराइट ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमा, दैट इज मूवी, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ कॉपीराइट के अंदर आता है। और आप देखो कि अलग अलग वे में हम लोग कॉपीराइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर कि
वी हैव दिस ऑथर, बराबर है। अब ये जो ऑथर है इसके अलग अलग नॉवेल्स के ऊपर से अलग अलग मूवीज बने। अब इसके नॉवल के अंदर कंटेंट कुछ अलग था और यहाँ पे जो आपके कंटेंट है वो थोड़े कुछ अलग है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इनके पास से कॉपीराइट परचेस किया है, ये जो ऑथर है उसके पास से। फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट समवन, ये उसका नॉवेल था, इसके अंदर स्टोरी था लेकिन उसके अंदर कोई सॉन्ग्स या ऐसा कुछ नहीं था, या उसके अंदर एंडिंग वैसा नहीं बताया था जैसा एक्चुअल मूवी में बताया, या उसके अंदर सर्टन कुछ जो हम लोगों ने कुछ एडिटिंग किया वो वैसा नहीं था जैसा इसमें बताया। जो डायलॉग्स इसमें थे वो एक्चुअल में आपको नॉवल में नहीं मिलेंगे। सो दैट मीन्स वो नॉवल जो था वो काफ़ी अलग था और ये जो मूवी बना उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ जो आउटर स्टोरी लाइन जो है वो पूरा सेम था। गेटिंग? सो अब ये जिसने भी मूवी बनाया, दे फर्स्ट परचेज द कॉपीराइट ऑफ दिस नॉवल। अब दो टाइप में, मल्टीपल टाइप में हम लोग कॉपीराइट परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट, मुझे अगर ये नॉवल लाइब्रेरी में रखना है तो वो टाइम पे मेरे पास उसके कॉपीराइट होने चाहिए कि जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में रख के हम लोग के लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं उनको मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये सेम नॉवल जो है वो आगे उनको पास ऑन करूँगा, ठीक है, पढ़ने के लिए, और वापस वो रिटर्न मुझे दे देंगे। वो एक टाइप का कॉपीराइट हो गया। दूसरा, मार्केट से जाके मैंने ये नॉवल परचेस किया, तो जो सिंगल कॉपी मैंने ये नॉवल का परचेस किया है वो उसको पढ़ना है, मैं उसको किसी दूसरे को मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, जो भी है वो बुक को पढ़ने का या उसके साथ मुझे जो करना है उसके राइट्स मेरे पास है। हाँ, लेकिन उसका जेरोक्स बना के मैं और मल्टीपल कॉपी मार्केट में सेल नहीं कर सकता, वो अलाउड नहीं रहेगा। थर्ड, ये जो नॉवल है ये कोई तो पब्लिशर के थ्रू प्रिंट होके आया रहेगा, है ना, जिन्होंने इनके मल्टीपल कॉपीज बना के मार्केट में देन सेंड किया। तो वो जो पब्लिशर्स है जिसने ये नॉवल को पब्लिश किया उनके पास कॉपीराइट रहेंगे उसके, बराबर है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में जो कॉपीराइट्स रहेंगे, उसके बाद के जो कॉपीराइट्स आएंगे वो आएंगे फॉर द मूवीज जो ऐसे नॉवल पे से बन रहा है। तो वो टाइम पे भी वापस जो प्रोड्यूसर है, सपोज प्रोड्यूसर ने ये जो नॉवल है इसके कॉपीराइट्स वहाँ से परचेस किए, तो वो टाइम पे उनके पास वो राइट्स रहेंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग लेवल के कॉपीराइट्स जो है वो आ सकते हैं, और उसमें इसका ये वाला जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो आप देखो कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोगों के पास कितने टाइप के कॉपीराइट्स हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यही बात कर रहे हैं जब अपना नोट्स देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो कॉपीराइट्स है, ये कॉपीराइट्स ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर इजीली अप्लाई होते हैं। लाइक कोई लिटरेचर है, ड्रामा है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक वर्क का मतलब है जैसे एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग है, तो ऐसे कोई पेंटिंग्स है, पुराने कोई पोर्ट्रेट्स है उसके ऊपर। देन पूरे कोई मूवीज है, लिटरेरी के अंदर नॉवल आएगा, लिटरेरी वर्क के अंदर नॉवल आएगा। देन कोई मूवी है, फिल्म है, या कोई सॉन्ग्स है, साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये सब के ऊपर हम लोग कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड किया हुआ है। ओके, अब अगर हम लोग कॉपीराइट्स की बात करें तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सो अगर कोई एक बॉलीवुड मूवी है हम लोग के पास, ठीक है, कोई भी एक बॉलीवुड मूवी हम लोग पकड़ता है, और ये जो बॉलीवुड मूवीज है इनके अलग अलग टाइप के कॉपीराइट्स रहेंगे, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी रहेंगे ये मूवीज, और उसके अलग अलग हम लोग के पास कॉपीराइट्स रहेंगे। सपोज ये मूवी है, ओके, सो अब इसमें मेन जो स्टोरी है वो अक्षय कुमार का नहीं है ना, ये बाकी के जो कैरेक्टर्स है उनका है ना। देन इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स जो है वो इनके नहीं है। अब डायरेक्टर ने ये मूवी डायरेक्ट की है, देन प्रोड्यूसर ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है,
और उसके साथ में कोई जो सिंगर्स है उन्होंने अपना जो कंपोजिशन है, म्यूजिक कंपोजिशन, वो यहाँ पे डेडिकेट किया है. सो नाउ यू सपोज टू टेल मी कि एक मूवी के अंदर कितने अलग अलग लोगों के कॉपीराइट्स क्लेम होंगे. जल्दी बताओ. यू हैव 2 minutes टाइम. यस, बोलो. सॉन्ग्स. ओके, सॉन्ग्स के ऊपर रहेगा वो तो मैंने बता दिया. सारे सारे बताने एक साथ. सॉन्ग. स्क्रिप्ट्स. तो मतलब टोटल कितने टाइप के कॉपीराइट्स आएंगे? एक तो जो स्टोरी राइटर है मूवी का, जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, दैट्स राइट. जो स्टोरी राइटर है उसके पास राइट्स रहेंगे. जो सपोज अगर इसमें अगर AR रहमान ने अगर सॉन्ग दिया है तो उसके कॉपीराइट्स रहेंगे. देन उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? एनीवन एल्स? बताओ, जल्दी बताओ. क्या क्या? डायलॉग्स. डायलॉग्स. डायलॉग्स मतलब वो तो स्क्रिप्ट वाले पार्ट में आ गया ना, जिसने स्क्रिप्ट लिखा है और डायलॉग राइटर्स है, तो वो आपके कॉपीराइट हो गया. लेकिन वो सारे डायलॉग के ऊपर कॉपीराइट्स नहीं रहेंगे. थोड़े बहुत चीज़ें तो नॉर्मली रहते हैं ना, जो हम लोग बात करते हैं. मेनली जो बहुत ज़्यादा डायलॉग्स जो पॉपुलर होते हैं, या कुछ यूनिक कुछ चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं, उसके राइट्स रहेंगे. सो मतलब वो स्क्रिप्ट एंड डायलॉग वो एक सिमिलर टाइप का ही हो गया, उसका सब सेक्शन हो गया. मूवी का जो स्क्रिप्ट रहेगा पूरा, तो हम लोग उसी में हीरो हीरोइन के उनके डायलॉग या उनका स्क्रिप्ट भी उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके कॉपीराइट्स रहेंगे ऑफ कोर्स. यस. देन प्रोड्यूसर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, उसके कॉपीराइट्स रहेंगे. डायरेक्टर जो डायरेक्ट कर रहा है, अब डायरेक्टर को अगर सैलरी बेस पे अगर हम लोगों ने रखा है तो डायरेक्टर के कॉपीराइट्स नहीं रहेंगे वहां पे. गेटिंग? लेकिन अगर डायरेक्टर जो है वो अगर प्रॉफिट बेसिस पे है तो मतलब उसके भी कॉपीराइट्स रहेंगे. प्रॉफिट बेस पे समझते हैं? बड़े डायरेक्टर अगर है तो वो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मेरा मंथली सैलरी इतना दे दो. अगर ये मूवी का प्रोजेक्ट है तो अगर मैं ये मूवी को अगर डायरेक्ट करूंगा तो वो मूवी का जो प्रॉफिट होगा उसका 15% 20% मेरा. सो वो टाइम पे उसके भी कॉपीराइट्स रहेंगे. देन जो मेन हीरो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो दिस इज द लीडिंग कैरेक्टर्स. तो ये जो लीडिंग कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ पे ये मूवी के अंदर ये लीड कैरेक्टर्स जो बनाया हुआ है, उनके ये हीरो के जो है उनके अपने कॉपीराइट्स रहते हैं. ठीक है? जैसे आप कोई भी बड़े हीरो जो है उनके मूवी अगर आप लेंगे तो वो उनके कॉपीराइट्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं. जो साइड कैरेक्टर्स या छोटे मोटे कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी बात छोड़ दो, उनका लेना देना नहीं है. लेकिन जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं उनके कॉपीराइट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं. ठीक है? देन जो सॉन्ग्स दे रहे हैं उनका तो होगा ही. कोई कोरियोग्राफर जो यूनिक स्टेप्स डाल रहा है, बहुत सारे मूवी के जो यूनिक स्टेप्स पॉपुलर हो जाता है, वो रहेंगे. अब याद रखो, यहाँ पे कोई एक किसी ने अगर एक सॉन्ग डेडिकेट कर दिया है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ AR रहमान सॉन्ग्स. अब यहाँ पे कोई एक सॉन्ग जो है उसने कोई एक मूवी को डेडिकेट किया है, बराबर है. अब कोई एक सॉन्ग है, यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग हम लोग उठाते हैं. तो यहाँ पे कोई एक सॉन्ग उसने सपोज सलमान के मूवी के लिए डेडिकेट किया है. अब इसमें क्या होगा कि जब अगर वो जो सॉन्ग है वो मूवी जब तक रिलीज नहीं होता है तब तक AR रहमान जो है वो सेम सॉन्ग को मार्केट में बाहर नहीं ला सकता. ठीक है? लेकिन एक बार अगर वो मूवी रिलीज हो गया, वो सॉन्ग बाहर आ गया जिसमें नाम है कि ओके दिस कंपोजिशन बिलोंग्स टू AR रहमान, तो उसके बाद में उसके जो AR रहमान के जो स्टेज शोज होंगे वहाँ पे दिस पर्सन कैन यूज द सेम सॉन्ग्स. अगर AR रहमान का कोई एल्बम बनता है तो वहाँ पे भी दे कैन यूज द सेम सॉन्ग्स. मेनली जो सिंगर्स जो अपने सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं वो एक ही मूवी में एक ही सकते
अब उनके 10 एल्बम निकलेंगे, वो 10 एल्बम में वो चाहे वो कितने बार वो सेम सॉन्ग्स रिपीट करे, उससे मतलब नहीं बनता है। लेकिन अभी कोई एक मूवी में जो उन्होंने सॉन्ग दिया है वो वही मूवी में एक ही बार रहेगा, उसके बाद में और कोई दूसरे मूवी में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उनको चाहिए तो वो अपने स्टेज शोज में अपने जो एल्बम बना रहे हैं वहाँ पे वो सेम सॉन्ग्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसमें फिर जो मूवी डायरेक्टर को उन्होंने सॉन्ग्स दिए हुए हैं वहाँ पे उनके कोई राइट्स नहीं आएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सर रीमेक करते उसमें भी कॉपीराइट आता है ना? रीमेक में आपको लेना पड़ेगा, डेफिनेटली लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग मूवीज अगर करते हैं तो आपने वो बहुत सारे टॉलीवुड मूवीज का बॉलीवुड वर्जन होता है, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको कॉपीराइट्स लेने ही पड़ते हैं। बट उसमें भी अब देखो, बहुत सारे जो टॉलीवुड मूवीज है वो एज इट इज कॉपी होते हैं इन अ बॉलीवुड वर्जन, तो वो टाइम पे आपको कॉपीराइट तो मिले हैं वो मूवी को रीमेक करने के लिए, लेकिन आप उसमें एक लिमिट से ज़्यादा स्टोरी में कहीं पे चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक टॉलीवुड मूवी के जो बॉलीवुड वर्जन बनता है तो वहाँ पे आप देखो कि खाली सॉन्ग्स नए रहते हैं, एक दो डायलॉग कुछ नया रहेगा, उसको छोड़ के बाकी पूरा आप बहुत सारे मूवी के एग्जाम्पल आप देखोगे तो सीन टू सीन आपको वहाँ पे मैच करने आएगा कि हाँ टॉलीवुड मूवी में यहाँ पे ये सीन था, ऐसे यहाँ से कुर्सी उठा के मारा था, यहाँ पे हीरो ने ऐसे मारा था, यहाँ पे हीरो ने आके ऐसे डायलॉग बोला था, वो सेम चीजें वहाँ पे रिक्रिएट हो रहा है। दैट इज द रीमेक। एंड सेकेंड एक रीमेक होता है जिसके अंदर हम लोग अब सॉन्ग्स के रीमेक एज इट इज नहीं होते हैं, तो सॉन्ग्स के रीमेक में हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपने आजकल देखा रहेगा वो हम लोग नॉर्मल सॉन्ग्स रहते हैं उसका मेन ट्यून चेंज करते हैं प्लस उसमें रैप ऐड करते हैं, तो दैट इज वन थिंग जहाँ पे वापस आपको वो सेम सॉन्ग्स के कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अब बहुत बार सर्टन लोग के पास ही उनके ही मूवी के कॉपीराइट्स रहते हैं तो उनको और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी आप देख लो कि वो डेविड धवन है जो उसके बेटे के लिए वापस वो सेम अपने पुराने मूवीज का जो रीमेक बना रहा है, तो अब वो उसी के मूवी है, उसी के पास उसके राइट्स है, तो उसको और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग ओके? एनी डाउट एनीवन? ओके, कॉपीराइट मैंने आपको बता दिया, अलग अलग एग्जाम्पल्स दी हम लोगों ने। यहाँ पे आपको क्या बोला है कॉपीराइट के बारे में हम लोगों ने दिखा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, इन केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, पब्लिश्ड मतलब जो मार्केट में आ चुका है। रिमेंबर अनपब्लिश्ड वर्क के बारे में कॉपीराइट क्लेम करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लाइक एक इंसिडेंस हुआ था कि कोई तो एक प्लेस पे ए आर रहमान का लैपटॉप जो है वो चोरी हो गया था, बहुत सारे कंपोजिशंस थे। तो अब कोई एक कंपोजिशन जो उसने बना के रखा है लेकिन लॉन्च नहीं किया है, और उसके पास वो जो प्रूफ था वो किस में था, लैपटॉप में था, और वो लैपटॉप अगर किसी ने चोरी किया, नाउ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रूव कि ये कंपोजिशन बिलोंग्स टू दिस म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर ओनली। सो जो पब्लिश्ड वर्क है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। याद रखो, अगर मैंने जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि ए आर रहमान ने कोई एक कंपोजिशन बना के उसके लैपटॉप में था, किसी को पता नहीं था वो, तो अब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कोई भी कि आपने ये डेट को ये टाइम पे इनके साथ में ये कंपोजिशन बनाया था। ये सारे आपको एविडेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे टू प्रूव कि दैट वर्क बिलोंग्स टू यू ओनली, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको जस्टिस मिले। तो जो पब्लिश्ड वर्क होंगे जो मार्केट में है सबके सामने, उन्हीं के ऊपर कॉपीराइट्स अप्लाई होंगे। एंड उसके साथ में आपको क्या बोला है, अब देखो बहुत सारे मूवीज जो है ना वो अलग अलग कंट्रीज में रिलीज होते हैं, तो वो टाइम पे अगेन उसके राइट्स जो है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ रिमेंबर, अगर आप देखेंगे कि चाइना इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर बॉलीवुड मूवीज, यहाँ के बहुत सारे मूवीज वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चलते हैं। जैसे ये देखो, ये दंगल, तो एज यू कैन सी इसका आपको यहाँ पे चाइनीज वर्जन मिलेगा। ठीक है। अब ये वर्जन जो बना हुआ है ये डब्ड वर्जन है। ठीक है। बाहुबली अगेन ये देखो ये उसका डब्ड वर्जन है।
तो अब यहाँ पे इसके मल्टीपल कॉपीराइट्स रहेंगे। अगर आपने सुना रहेगा कि जो अपने यहाँ से वो जो कुछ कुछ होता है ना, वो सब मूवी जो बनाता है ना, उसके पास इसके राइट्स थे, हिंदी डब्ड वर्जन के, उसने प्रोड्यूस किया था हिंदी वर्जन। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। देन सेम वे चाइनीज वर्जन जो डब किया, वो वहाँ का कोई जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रहेगा उसने किया रहेगा, उसने इन्वेस्ट किया रहेगा। तो वो स्पेसिफिक जो वर्जन बनेगा उसके ऊपर वापस उसके राइट्स आएंगे। तो चाइनीज वर्जन के थ्रू जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वापस वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा वो दो प्रोड्यूसर्स का जिसने चाइनीज वर्जन बनाने में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। या फिर इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों ने और किसी को इन्वॉल्व नहीं किया और हम लोगों ने चाइनीज वर्जन बना दिया है, डब कर दिया है। सो वो टाइम पे वापस और किसी के राइट्स नहीं रहेंगे। तो ये वे में वी डिसाइड। ठीक है। तो आप देखो, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है, जब अगर हम लोग चाइना की बात करें तो इसके लिए आपको बहुत सारी जो मूवी है जिनके अगर चाइनीज वर्जन मिलता है तो वो टाइम पे हम लोगों को वापस यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि वो मूवी के राइट्स वहाँ पे कैसे एक्सरसाइज हो रहा है, वहाँ पे वो पायरेसी नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लिखा है, जो मेन जो प्रोड्यूसर है ना, उसका नाम रिमेन्स द सेम। सो यहाँ पे अगेन कॉपीराइट्स जो है वो चेंज होंगे। देन नेक्स्ट थिंग, सेम वे में एज यू कैन सी हियर, हम लोग के पास अलग अलग मूवी चैनल्स रहते हैं। अब ये जो मूवी चैनल्स है, इनके पास ये सारे अलग अलग जो मूवी बताते हैं वो उनके यहाँ पे उनके पास उसके राइट्स रहेंगे। लाइक वी हैव डिफरेंट मूवी चैनल्स, ठीक, लाइक स्टार है, सोनी है, यूटीवी है, बराबर है। तो दिस आर द मूवी चैनल्स। अब ये क्या बेसिकली क्या करेंगे, ये जो मूवीज है ये उनके राइट्स परचेस करता है। ठीक है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। आप देख लो कि हम लोगों ने वो सेट मैक्स पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था वो सूर्यवंशम, कि हर हफ्ते में 2-3 बार तो कंफर्म वो मूवी लगता था। तो उसका मतलब क्या हो गया कि दे परचेज द राइट फॉर द दैट मूवी। और उससे उससे क्या होगा कि आप वो मूवी को जितने बार चाहिए उतने बार अपने चैनल के ऊपर वो सेम मूवी को बता सकते हैं आप। ठीक है। और उसके बीच में आप जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आप करेंगे, फिर उसके पैसा जो है, उसका रिवेन्यू जो है वो अभी प्रॉफिट बेसिस पे अगर आपने डिवाइड किया है तो वैसा, नहीं तो पूरा प्रॉफिट आपका रहेगा। जो भी है वो उनके टर्म्स कंडीशन है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वर्कआउट होता है। सो ये वे में अगेन मूवी चैनल्स के पास अलग से कॉपीराइट्स रहते हैं, टेम्पररी रहता है। और उनके बाद में अगर उनको लगता है कि हाँ ये मूवी अगर अभी भी हम लोग का टीआरपी बढ़ रहा है ये मूवी बताने से, देन दे कंटिन्यू विद द सेम। अदरवाइज फिर ऐसे मूवीज वो नहीं बताते। आप देखो बहुत सारे मूवीज आते हैं, लेकिन आपको सर्टेन चैनल के ऊपर कोई कोई मूवीज जो है ना वो रिपीटेड देखने मिलते हैं। उसका मतलब है कि वो मूवीज बताने से उनका टीआरपी जो है वो बढ़ता है। तो जब अगर ऐसा टीआरपी बढ़ रहा है तो वो टाइम पे वो सेम मूवीज जो है वो बार बार बताएंगे। देन सर्टेन मूवीज आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बॉलीवुड मूवी कॉपीराइट्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो एक बार उन्होंने जो परचेस कर लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने, जैसे वी हैव सपोज डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, जी5 है, हॉटस्टार है। तो अब इन्होंने जो जो कॉपीराइट्स अगर परचेस कर लिए तो उसके बाद में वो जो राइट्स है, मतलब वो मूवी जैसे मूवी चैनल के ऊपर आपका मूवी जा रहा है वैसे ही आपका मूवी ये प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी जो भी पेड सब्सक्राइबर्स आएंगे दे कैन व्यू दैट मूवी। एंड सेम वे टीवी चैनल वाले जैसे बीच में एडवर्टाइजमेंट बता के दे अर्न रिवेन्यू, दे जनरेट रिवेन्यू। सेम चीज यहाँ पे होगा फॉर दैट स्पेसिफिक मूवी। अब कोई कोई मूवीज देखो आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के अमेजॉन प्राइम पे मिलते हैं, मेरा प्राइम सब्सक्रिप्शन है तो सो इट मीन्स कि मैंने आपके पास से प्राइम सब्सक्रिप्शन के ईयरली चार्जेस लिए हुए हैं। और उसमें फिर ये लोग क्या करेंगे, अभी ये प्लेटफॉर्म जो मूवीज ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं उनके राइट्स वो लेके रखेंगे। जो मूवीज या कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे फिर उनका रिवेन्यू भी उतना ही कम होता है।
तो जो जितने सक्सेसफुल रहेंगे, जो ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, उतना ज़्यादा उनके पास यहाँ पे उनके राइट्स का उतने ज़्यादा चार्जेस रहेंगे। या फिर अगर कोई बड़ा एक्टर का कोई मूवी आ रहा है तो उसके चार्जेस अगेन यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। जैसे लक्ष्मी बॉम्ब है, तो ये डायरेक्टली आप देखो कि ये सर्टेन मूवीज़ जो है वो अगर हम लोगों ने डायरेक्ट अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ किया है या ऐसे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया है जो जिसमें बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अब वो चले नहीं चले वो अलग बात है, लेकिन देर आर चांसेस कि जब अगर ये ऐसे मूवीज़ अगर आ रहे हैं तो मतलब आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे, तो वो टाइम पे इसके जो चार्जेस रहेंगे वो आपके कुछ ना कुछ ज़्यादा रहेंगे या अलग रहेंगे। और इसके भी वापस कॉपीराइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म परचेस करेंगे, तभी तो आपको देखो कोई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज या फिर मूवी वो एग्जैक्टली सेम आपको दूसरे मूवी आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम मूवीज देखेंगे, लेकिन सीरीज जो है वो हमेशा यूनिक रहते हैं। जैसे तांडव है तो आपको वो कोई एक लोकेशन पे मिलेगा, है ना। मिर्ज़ापुर है तो वो कोई एक लोकेशन पे मिलेगा। स्कैम 1992 है तो वो भी आपको कोई एक लोकेशन पे मिलेगा, सब जगह पे नहीं मिलेगा। लेकिन मूवीज़ जो है वो अभी हर प्लेटफॉर्म को अपने यूज़र्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को होल्ड करना है, तो वो टाइम पे वो सेम मूवीज़ आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लेकिन सीरीज लाइक इट्स लाइक अ सीरियल, हम लोग को पता है, तो वो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। सो वो टाइम पे कोई एक सीरीज के राइट्स जो है वो कोई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वही होल्ड कर रहा है, और दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ देयर रिवेन्यू। मूवीज से ज़्यादा सीरीज के बेस के ऊपर दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म गेट्स पॉपुलैरिटी। इसके लिए उनके राइट्स वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने पास रखते हैं। आपने बहुत सारे पॉपुलर अभी तक के सीरीज देखे रहेंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो सीरीज अभी टीवी पे आ गया। वो ऑफ कोर्स वो आ भी नहीं सकता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो रूल्स है वो थोड़े इतने स्ट्रिंजेंट या इतने हम लोग बोल सकते हैं कि इतने स्ट्रांग नहीं है। जहाँ पे आप देखो कि आप अगर ये सेम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, द वे दे अब्यूज़, वो सेम चीज़ जो है वो आपका जो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उनके रूल्स बहुत अलग है। तो जो डायलॉग्स आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिलता है वो सेम आपका नेशनल टेलीविज़न पे अलाउड नहीं है। तो इसके लिए आप देखो कि अगर हम लोग हॉटस्टार की बात करते हैं, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार, तो अब ये हॉटस्टार जो है उनका स्टार मूवीज ये वो उनका ही है, तो वो मूवीज बता सकते हैं, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज है ना वो यहाँ पे नहीं बता रहे, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही बता रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो यही चल रहा है, क्योंकि हम लोग के जो रूल्स है यहाँ पे नेशनल टीवी के वो बहुत अलग है। तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो सीरीज है उनके आधे डायलॉग, आधे स्कैन, उसकी सीन जो है वो पूरे कट हो जाएंगे। सो इसके लिए वो आपका सीरीज जो है उस वो जो लोगों को होल्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ डायलॉग, वो डायलॉग ही अगर मिसिंग रहेंगे तो लोग यहाँ पे देखेंगे ही नहीं। गेटिंग, या फिर आपको वो रीड अप करके वो डायलॉग्स को चेंज करना पड़ेगा। सो वो अपने चैनल्स के ऊपर वापस बता सकते हैं अगर दे नीड, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर वो अपने चैनल के ऊपर बता देंगे तो उनके पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सब्सक्राइबर आ रहा है वो कम हो जाएंगे। तो इसके लिए वो एक स्पेसिफिक वे में कॉपीराइट्स मटेरियल अपने पास रखते हैं, जिसमें से सर्टेन चीज़ें वो अपने प्लेटफॉर्म पे बताएंगे, सर्टेन चीज़ें वो अपने चैनल पे बताएंगे। तो ये वे में दे इटसेल्फ डिसाइड कि अपने प्लेटफॉर्म पे और चैनल पे क्या चीज़ें बताने हैं। एंड उनके पास एडवांटेज है इंटरनेट के ऊपर, वो एक विद लेस रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। एंड दैट्स वाई बहुत सारे सीरीज़ आज के टाइम पे देखो जो कुछ एक मेन कुछ स्टोरी लाइन के साथ सीरीज़ जो रहते हैं ना, वो इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम है उनके पास, गेटिंग, और उनके पास फ्रीडम ज़्यादा है। तो जो डायलॉग डिलीवरीज और वो आपको नेशनल टेलीविजन पे नहीं मिलता है, वो सेम डायलॉग डिलीवरी, वो सेम कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो दैट इज़ द एडवांटेज, और इसी के लिए आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज देखे रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको वही नाउ पब्लिश्ड वर्क के ऊपर आपके कॉपीराइट्स अप्लाई होंगे,
सेकेंड आपको यहाँ पे क्या बोला है, इन केस ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क अदर देन द वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। अनपब्लिश्ड वर्क मतलब आप देखो आर्किटेक्चर समझते हैं, आधा आर्किटेक्चर बना है, आधा अभी बनना बाकी है। तो वो टाइम पे उसके ऊपर तो राइट्स अप्लाई होंगे कि भाई ऐसा आर्किटेक्चर में बना रहा था, ऐसा कोई बिल्डिंग या मॉल हम लोग बना रहे थे ऑलरेडी प्रोसेस में, तो वो सिमिलर डिजाइन आप यूज नहीं कर सकते। बट ऑथर का क्या होगा, जब से वो सिटीजन्स के लिए वो वर्क वहां पे प्रोवाइड करता है, एंड इफ दैट ऑथर इज अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया, मतलब वो यहाँ पे 15-20 साल से है, तो ही उनको ये वाले राइट्स जो है वो अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन केस ऑफ द वर्क ऑफ आर्किटेक्ट द वर्क इज लोकेटेड इन इंडिया, तो अगर वो इंडिया में अगर लोकेटेड है तो वो टाइम पे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो अप्लाई होगा। देन उसके आगे क्या बोला है, कॉपीराइट एक्ट दैट कॉपीराइट वुड नॉट सबसिस्ट सेक्शन 13(3) इन एनी सिनेमा film, मतलब we are talking about if a substantial part of a film is an infringement of the copyright in any other work। so कोई एक मूवी का आप देखो कि हर एक मूवी में कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट या कुछ चीज़ें रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो अब वो पार्ट आप कोई दूसरे मूवी में सेम रिक्रिएट नहीं कर सकते विदाउट द कॉपीराइट। गेटिंग? सो अगेन दैट इज़ वन थिंग। या फिर कोई एक सॉन्ग है, सो वो कोई एक सॉन्ग जो है वो कोई एक लिटरेचर के ऊपर बना है, कोई एक ड्रामा के लिए बना है, म्यूजिक वर्क के लिए बना है, तो वो टाइम पे उनके जो कॉपीराइट्स हैं वो वहाँ पे ही रहेंगे, आप वापस उसको कहीं दूसरे प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिस्टोरिकल जो स्टोरीज है उसको भी आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए भी अलग से आपको कॉपीराइट्स या गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ता है। जब आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के ऊपर अगर मूवी बना रहे हैं, जैसे आपने अभी वो अजय देवगन का वो मूवी देखा रहेगा, तो उसमें अभी उन्होंने शिवाजी और बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे दे आर समथिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें क्या बता रहे हैं, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इंडियन हिस्ट्री में जो बताया उसके हिसाब से प्रॉपर रहना चाहिए, तो ही आप वो बता सकते हैं, और तभी हम लोग अलाउ करेंगे उसको, और उसके कॉपीराइट्स वो तो आपके पास ऑफकोर्स रहेंगे ही, ठीक है, वो मूवी के कॉपीराइट्स रहेंगे, वो स्टोरी के कॉपीराइट्स आपके पास नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स इन सच सिनारियोज, बिकॉज स्टोरी आपका है ही नहीं। स्टोरी तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में हर जगह पे मिलेगा, तो उसके जो डायलॉग्स है वो डायलॉग के कॉपीराइट्स आपके पास रहेंगे, स्टोरी के कॉपीराइट्स, स्क्रिप्ट आपका है ही नहीं। गेटिंग? आप सिर्फ उसको एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। सेम वे आप देखो कि जो भगवान के सीरीज आता है तो उसमें भी ये सेम पैटर्न अप्लाई होगा कि आप जो स्टोरी बता रहे हैं, जैसे गणपति के ऊपर या कोई दूसरे जो हम लोग के लॉर्ड हैं उनके ऊपर अगर कोई ऐसा सीरीज आ रहा है, तो वो टाइम पे आप जो वो सीरीज बता रहे हैं वो सीरीज के अंदर जो भी कुछ है वो आपने कहीं ना कोई जो हम लोगों के रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ चीज़ें ही हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। विदाउट एनी प्रूफ आप कोई एक चीज़ ऐसे ही नहीं बता सकते। दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम ओनली। लाइक आप देखो कि वो जो वो पद्मावती मूवी का जो इशू हुआ था, तो वो टाइम पे अब वो हिस्ट्री मॉडिफाई नहीं भी कर रहे थे तो भी तकलीफ था, और अगर उन्होंने गलती से कर दिया रहता तो क्या कितना प्रॉब्लम होता था, है ना। सेम वे अभी जो अजय देवगन का जो मूवी आया उसमें भी आप देखो कि अगर वो हिस्ट्री अगर थोड़ा भी मॉडिफाई करेंगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सेम वे आप अगर कोई जैसे साईं बाबा है या फिर लॉर्ड गणेश है, तो उनके जो कुछ स्टोरीज है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कोई ना कोई टेक्स्ट अवेलेबल है। बाकी सारे जो हम लोग के हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है या कोई दूसरे रिलीजन के, वो सब के बारे में उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें मेंशन्ड है, और वो जो मेंशन किया हुआ है पीपल ट्रस्ट ऑन दोज मेंशन टेक्स्ट ओनली। सो आपके पास जब तक कोई एक पॉपुलर टेक्स्ट जो पब्लिक में अवेलेबल है
वो नहीं है, तो तब तक आप वो सेम चीज़ों को रिक्रिएट नहीं कर सकते अपने जो टीवी सीरीज या मूवीज बनाएंगे उसमें। ठीक है। एंड हाँ, इंडिया में जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो गेटिंग। सो अगर इंडिया में हम लोगों ने कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया है, आप देखो कि हर हर कंट्री जो है वो अपने हिस्ट्रीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बताता है। गेटिंग। सो आप अगर देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में गांधी जी जो है उनको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने लाइमलाइट दिया है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर मैनी अदर फ्रीडम फाइटर्स जिनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला है इंडियन हिस्ट्री में जितना गांधी जी को मिला है। गेटिंग। तो आप देखो कि अब जाके थोड़े बहुत जो कैरेक्टर्स जो है ना वो हम लोग पिक्चर में ला रहे हैं, उनके स्टोरीज लोगों के सामने ला रहे हैं जिससे लोगों को पता चल रहा है। अदरवाइज जो पुराने हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उनको ही पता था जो ऐसे फ्रीडम फाइट्स में इन्वॉल्व थे। और हम लोग के जनरेशन या हम लोग के पेरेंट्स को बहुत सारे आप देखो मंगल पांडे, मंगल पांडे एक मूवी जब आया तब हम लोगों को सबको पता चला कि हाँ दिस इज द कैरेक्टर जिसने ऐसा कुछ किया था। अदरवाइज हम लोग एक 9th या 10th या उसके पहले कोई तो एक बुक में सिर्फ हम लोग पढ़ लेते फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, या फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, दैट्स इट। उसके आगे फिर हम लोगों को ज़्यादा कुछ उसके बारे में डिटेल में पता नहीं रहता। वो हीरो कैरेक्टर्स जो है वो हीरो कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनको इतना लाइमलाइट दिया ही नहीं है कभी। तो लाइमलाइट जब अगर हम लोग बॉलीवुड मूवीज में रिक्रिएट कर रहे हैं तब उनके ऊपर लाइमलाइट आ रहा है। गेटिंग। देन नेक्स्ट थिंग आप देख लो कि जैसे सुभाष चंद्र बोस है, तो अब उन्होंने भी बहुत कुछ किया था। तो अब जब हम लोग उनके बारे में वो सीरीज वो मूवीज जब ला रहे हैं लोगों को पता चल रहा है, तब वो सेम चीज़ें वो जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है। सो हिस्ट्रीज जो है वो हिस्ट्री हमेशा मॉडिफाइड रहता है। ठीक है। आपको गांधी जी के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगे और बहुत सारे निगेटिव चीज़ें भी मिलेंगे, जैसे रंगीला गांधी। आई मीन अगर हम वो सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एक सेकेंड कैरेक्टर ही पता चलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट देर देर आर थिंग्स। अब जब नथुला गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो वो क्यों मारा, अब उसके ऊपर मूवी आया तो उसको भी हम लोगों ने बहुत संभाल के रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज स्टिल देर आर पीपल जिन्होंने स्ट्रिक्टली आप देखो कि वो एक लिमिट में ही चीज़ें रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है। ओके। अब आप देखो कि वी हैव गुजरात यूनिवर्सिटी। अब एक टाइम था जब हम लोगों को पता है कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ने गांधी के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया था। आपको पता है नहीं पता है वो जाने दो, बट दिस इज द रियल फैक्ट। तो उन्होंने पढ़ाना क्यों बंद किया, कुछ रीजंस है, उनके कुछ रीजंस है, अब उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। बट आप जब अगर वो सेम चीज़ें यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हो तो जो हम लोगों को बताया है चाहे वो करेक्ट है या पार्शियल ट्रूथ है, कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, तो वही सेम हम लोग फॉलो करेंगे और वही आपको यहाँ पे रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन जब अगर हम लोग लिटरेरी ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क या जब ऐसे कोई मूवी बनाने की बात कर रहे हैं तो जो नॉलेज आपने आप एग्जाम्पल देख लो। अब आप अगर पाकिस्तान का हिस्ट्री देखेंगे ना तो बहुत सारे लोकेशंस पे उनका जो मदरसा और वो सब है जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें हिस्ट्री बहुत रॉन्ग है। आई मीन उन उनके जो बच्चे हैं जो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बड़ा सा कंट्री था जिसका नाम था पाकिस्तान और उसी में से फिर इंडिया अलग हुआ है। गेटिंग। सो जो हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया, इंडिया में से जैसे पाकिस्तान अलग हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन रहा है, तो उनके हिसाब से उनके हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ एक ही पूरा कंट्री था बड़ा सा। एंड दे आर द वन, मतलब वो अपने कैरेक्टर्स को फ्रीडम फाइटर्स बता रहे हैं। अब आप देखो कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो जब डिवाइड हुआ डिवीजन के पहले बहुत सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर जो थे वो भी फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्व थे। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पाकिस्तान बनने के बाद में वो साइड गए, लेकिन उनका भी फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्वमेंट था, है ना। तो आप देखो कि इंडियन हिस्ट्री में आपको वो पाकिस्तान के साइड्स के जो फ्रीडम फाइटर्स जो बाद में वो साइड माइग्रेट हो गए उनका आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट या उनका जो हिस्ट्री में कहीं पे नाम या ये जो भी है वो आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा।
देन हर एक अपना स्टेट वाइज हिस्ट्री में वो अपने फ्रीडम फाइटर्स, अपने स्टेट के फ्रीडम फाइटर्स को ज़्यादा लाइमलाइट देते हैं कंपेयर टू अदर फ्रीडम फाइटर्स विच बिलोंग्स टू अदर स्टेट्स। तो अब मैं अगर कोई एक चीज़ अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे अभी अगर हम लोगों ने एक शिवाजी या उसके कोई जो सपोर्टर्स थे या उनके साथ जो अलग अलग फाइट्स में इन्वॉल्व लोग थे उनके बारे में अगर मैं कोई एक मूवी बनाता हूँ, तो वो टाइम पे मुझे उनके स्पेसिफिक हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, वहाँ के लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कैरेक्टर्स को फॉलो करके बताना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे दंगे हुए थे वैसे हो जाएंगे, जैसा आपने पद्मावत के टाइम पे देखा था। सो अगेन ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिटरेरी वर्क इंक्लूड कंप्यूटर प्रोग्राम, ये तो सब ठीक ही है। डेटाबेस कोड्स ये जो भी है उसके ऊपर आपके कॉपीराइट्स रहेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो सोर्स कोड है जावा में, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया तो उसके ऊपर तो मेरे कॉपीराइट्स रहेंगे, लेकिन आप उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में आपको उसका ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइनरी लैंग्वेज में उसका जो कंपाइल्ड वर्जन जो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट कोड जो मिल रहा है ना, या असेंबली लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज है ये, तो वो उसके ऊपर भी मेरे कॉपीराइट्स रहेंगे। सो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि भाई ये प्रोग्राम के ऊपर मेरा कॉपीराइट्स है, तो आपने वो सेम प्रोग्राम कॉपी नहीं किया लेकिन आपने उसका ऑब्जेक्ट कोड कॉपी किया, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। दोनों के ऊपर रहेगा, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के ऊपर कॉपीराइट सेम होते हैं। देन कंप्यूटर वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स ये सब के ऊपर भी रहेंगे। देन यहाँ पे क्या बोला है, लिटरेरी वर्क ड्रामा, जो मैंने अभी आपको बोला कोई एक नॉवेल है, बुक है, म्यूज़िक है, तो उसके ऊपर से जब आप वो चीज़ों को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखो आपको स्टोरी लाइन बहुत प्रॉपरली रिक्रिएट करना है। आप क्या पब्लिक को कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं वो आप गलत नहीं होना चाहिए। To issue a copy of work to a public not being copy is already in circulation, ये सब to make any cinema or a sound recording in respect of the work, इसके ऊपर भी आपके कॉपीराइट्स रहेंगे। अब अगर ऐसे कोई पॉपुलर कैरेक्टर्स अगर है तो वो टाइम पे आपके कॉपीराइट्स नहीं रहेंगे। इंडिया में देखो बहुत टाइम से है ना, जो गॉड एंड गॉडेसेस का फोटोज जो है ना, वो अभी हम लोगों ने कोई एक पैकेट पे या कोई प्रोडक्ट पे प्रिंट करना बंद कर दिया है। ठीक है, पहले ये बहुत आता था। सो पहले अगर ऐसा होता था मतलब क्या है कि आप उनको अपने ट्रेडमार्क कंसिडर कर रहे थे, अभी वो अलाउड नहीं है। तो अभी आपने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा कि अगर कोई लक्ष्मी बॉम्ब या ऐसा हम लोग जो फटाके खरीदते हैं, आपने पहले देखा रहेगा, मतलब आपने नहीं देखा रहेगा एक्चुअली, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, वो टाइम पे ये बहुत एक रॉन्ग पैटर्न चालू हो गया था कि जो प्रोडक्ट्स है ना, वो टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। रिलीजियस मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो वो एक मूवी आया था, एक मिनट, हाँ, 70s अर्ली 70s के टाइम पे जय संतोषी माँ मूवी आया था। एंड वो टाइम पे जो हम लोग के यहाँ पे अर्ली 70s के टाइम पे जो पॉपुलेशन था उनके मतलब वो इतने ज़्यादा थिंकिंग अलग था उनका कि अगर वो थिएटर में भी जा रहे थे तो लोग बाहर चप्पल निकाल के अंदर जाते थे कि वो एक भगवान का मूवी देखने जा रहे हैं। दैट वॉज द सिनारियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू कैन इमेजिन कि अगर इतने ज़्यादा लोग रिलीजियस है या भगवान में इतने ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, आज के टाइम के जैसा नहीं है, वो सिनारियो अलग है। तो उसके पहले, ये 70s के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे जब हम लोगों को 1960s फ्रीडम मिला या जब मिल रहा था, वो टाइम पे आप देखो कि राजा रवि वर्मन करके एक था जिसने जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है ना, उनके एक फोटोज बनाना ये कल्चर चालू किया था कि जिसमें रिलीजियस टेक्स्ट में कैसा लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करके हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग जो रिलीजियस गॉड्स एंड गॉडेसेस है उनको बताते थे फोटो पे। अब वो जो इमेजेस जो आते थे ना, वो अभी सोप पे कोई दूसरे जो क्लोथ्स है उसके ऊपर प्रिंट होना चालू हो गया। कि अगर मैं अभी बता रहा हूँ कि ओके लक्ष्मी करके प्रोडक्ट है मेरा, तो जो गॉड लक्ष्मी है उसका मैं फोटो डालूंगा और बाद में हम लोगों का प्रोडक्ट का एडवर्टाइज रहेगा।
तो क्या हो रहा है कि वो फोटो देख के पीपल आर परचेसिंग, एंड देन यूज करने के बाद में यू आर थ्रोइंग दैट अवे, और उसके बाद वो सेम जो है वो किसी के पैर में आ रहा है, कुछ आ रहा है, एंड दैट इज अगेन हर्टिंग द हिंदू सेंटिमेंट्स। एंड दैट्स वाई उसके बाद में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट रूल्स लाए कि जहाँ पे आप ऐसे कोई भी अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो टाइम पे ऐसे जो रिलीजन के साथ में हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो भी रहेंगे उनको आप अपने ट्रेडमार्क नहीं बना सकते, और उसके ऊपर आपके कंप्लीट कॉपीराइट्स भी नहीं रहेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ट्रांसलेशन जो हम लोग करते हैं, तो ट्रांसलेशन जैसे मैंने बोला कि कोई हिस्टोरिकल कोई टेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका ट्रांसलेशन हम लोग मूवी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके राइट्स रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, है ना। या फिर टॉलीवुड का बॉलीवुड वर्जन बना रहे हैं, आपके राइट्स रहेंगे, बट जो ओरिजिनल वर्क है उसके राइट्स तो वहाँ पे रहेंगे। टू मेक एनी अडॉप्शन ऑफ द वर्क, यही सेम भी है। नेक्स्ट क्या बोला है कंप्यूटर प्रोग्राम में, आप फोटो ऑफ एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन द लिटरेरी ड्रामेटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू सेल और गिव अ कमर्शियल रेंटल। आप किसी को जैसे आप देखो कि मैं सॉफ्टवेयर आपके पास से ले रहा हूँ फॉर 1 मंथ 6 मंथ्स के लिए, उसके राइट्स मैं ले रहा हूँ, एंड उसके बाद में अगेन वो जो राइट्स है वो आपके पास ही रहेंगे, मतलब मैंने सब्सक्राइब किया है वो सॉफ्टवेयर के लिए, तो नाउ फॉर 6 मंथ्स आई कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये रहेंगे रिप्रोड्यूस करने के, वो आपके पास राइट्स हो सकते हैं या आप परचेस कर सकते हैं। वही बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको जो भी था डिटेल में बता दिया है, आप पढ़ लेना अभी। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ 5.6। आज मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस करा है, वो इसके लिए कि नेक्स्ट टाइम हम लोग के बाकी के टॉपिक जो है वो बहुत क्विकली फिनिश हो जाए। तो आज अब मैं कुछ नया पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो जल्दी। एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। ओके, सो इफ नो डाउट्स देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय बाय।